साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति का टॉपिक चला हुआ है और राष्ट्रपति के टॉपिक में आज हम कुछ और चर्चाएं करते हैं। राष्ट्रपति में आज हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां यानी कि मिलिट्री पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की राजनयिक यानी कूटनीतिक शक्तियां डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति संसद के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत कराता है उन पर चर्चा करेंगे। और कुछ विधेयक ऐसे जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, उन पर चर्चा करेंगे। कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां से यानी मिलिट्री पावर्स से। तो साथियों, मिलिट्री पावर्स में एक तो अनुच्छेद 53 में हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसी की चर्चा करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 लाइन याद रखनी है। देखो, अनुच्छेद 53 का जो दूसरा खंड था, कार्यपालिका शक्ति से संबंधित, हमने बहुत विस्तार से अध्ययन किया था। तो अनुच्छेद 53 के दूसरे खंड में लिखा था कि राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। और सेनाओं का मतलब तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च सेनापति है। और वो इन तीनों के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति करता है और संसद की मंजूरी के अधीन रहते हुए युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता है। और यहां पर एक बात और याद रखनी है कि ये शक्ति भी विवेकाधीन शक्ति न होकर केवल एक औपचारिक शक्ति मात्र है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो सैन्य शक्तियों में कुछ बहुत ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियों के बारे में चर्चा करें, डिप्लोमेटिक पावर्स। देखो, कूटनीतिक शक्तियों से तात्पर्य हम सामान्यतः ये मान सकते हैं कि विदेशी राज्यों के साथ संबंधों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो राष्ट्रपति जो अन्य देश होते हैं उनमें अपने राजदूत, उच्चायुक्त या फिर कूटनीतिक अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, यानी एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेट्स, इनकी नियुक्ति करता है। और अन्य देशों के जो ये पदाधिकारी होते हैं, ऐसे ही वो भारत में जो नियुक्त किए जाते हैं उनका एक तरह से स्वागत करने का काम भी राष्ट्रपति का है। देखो, राजदूत और हाई कमिश्नर ये समान पद हैं, बस नाम का अंतर है। हाई कमिश्नर उन देशों में कहा जाता है जहां ये राष्ट्रमंडल देशों के जो सदस्य थे आपस में जो ये अपने राजदूत नियुक्त करते हैं, एम्बेसडर्स नियुक्त करते हैं, वहां पर उनको उच्चायुक्त कहा जाता है। बाकी काम दोनों के सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है। बाकी ये जो राष्ट्रमंडल है, ये सारी चीज़ें आगे जब हम पढ़ेंगे तो उस पर विचार करेंगे। और ये इसको हम जब संविधान निर्माण की बात करेंगे तब भी इस पर चर्चा कर लेंगे, और कुछ चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है, उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है, कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और ऐसे ही जो अधिकारी भारत में दूसरे देशों के हैं उनका स्वागत करने का काम है। एक काम ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से ही संपन्न होते हैं। और वो बात अलग है कि बाद में उनको वो संशोधन के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और वो जो भी समझौते होते हैं उनको संसद के समक्ष रखा जाता है और फिर संसद का अनुमोदन मिलने के बाद ही वो फाइनल माने जाते हैं। तो ये हो गई कूटनीतिक शक्तियाँ, छोटे छोटे 2-2, 4-4 लाइन से संबंधित है। वित्तीय शक्तियों के बारे में भी ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी वित्तीय शक्तियाँ हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल हम राष्ट्रपति से रिलेटेड 2-2, 4-4 बातें पढ़ते जा रहे हैं। बाकी संसद के बारे में तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति से संबंधित मामला नहीं होगा, वहाँ हम संसद पढ़ रहे होंगे। तो अभी केवल हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं।
तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले तो देखो अनुच्छेद 112 बजट के बारे में हम जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत कराता है? यहां पर कई बार प्रश्न आ चुका है, बहुत बार प्रश्न आता है। राज्यों में भी आता है, सेंटर की सर्विस में भी आता है, केंद्र सरकार के लिए भी आता है, राज्य सरकार के लिए भी प्रश्न आता है। बहुत सारे बच्चे आंसर गलत करके आते हैं। आंसर गलत करने का कारण यह है कि जो हम देखते हैं हम उसी को समझ लेते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि राज्यों की विधानसभा में मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करता है, सामान्यतः। बाकी जरूरी नहीं है, वित्त विभाग जिनके पास होगा, जो वित्त मंत्री होगा, वो ही व्यक्ति बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति की तरफ से या राज्यपाल की तरफ से बजट प्रस्तुत कराया जाता है। तो बजट प्रस्तुत कौन कराता है? राष्ट्रपति, या राज्यों में राज्यपाल। तो हम जिनको देखते हैं हम उसी को मान लेते हैं। या फिर हमने राजस्थान में देखा कि भाई वित्त मंत्री अब की बार अलग है, उन्होंने बजट पेश किया था, आंख बंद करके उनका नाम लिख के आ जाएंगे या वित्त मंत्री को सेलेक्ट कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम हमेशा देखते हैं कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन महोदया हमेशा रिजल्ट पेश कर रही हैं काफ़ी दिनों से, तो हम हो सकता है उनका नाम कर दें। तो 112 के तहत ये प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत कराया जाता है। या फिर राष्ट्रपति का काम है वो किससे कराए, हालांकि काम तो वित्त मंत्री करेगा, लेकिन कराने का काम है राष्ट्रपति का। एक तो ये ध्यान रखना है। एक हम देखते हैं अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? ये सीएजी से संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो भी राष्ट्रपति, भाई वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है, अनुच्छेद 151 के पहले खंड के तहत। तो एक 112 के तहत बजट हो गया, 151 के तहत सीएजी की रिपोर्ट हो गई, और फिर हम देखते हैं धन विधेयक है कोई भी, या फिर अनुदान की मांग है। अगर इनको संसद में पेश करना है तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में ये चीजें रखी जाती। कोई भी धन विधेयक होगा या बजट में अनुदान की जो मांगे होती हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में रखी जाती है। एक हम देखते हैं आकस्मिक निधि, जो कि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होती है और भारत की आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य खर्च हेतु ये अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। तो एक ऐसा कोष है, ऐसा फंड बना हुआ है जिसमें कुछ निर्धारित पैसे रख दिए जाते हैं। कितने भी रखे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, जो उनकी मर्जी है। उस खर्च को कभी भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति उसको एडवांस में भी खर्च करने की अनुमति दे देते हैं। तो एक ऐसी निधि है जो राष्ट्रपति के अधीन आती है। और हम देखते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन होता है, और वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हो गई। बाकी ये सारी चीजें लगभग है ना संसद से संबंधित है। हम उनको छोटे छोटे रूप आपको यहाँ बहुत ज्यादा समझा भी नहीं रहे हैं, केवल उनको लिखवा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये हो गया। तो पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे समझाएंगे। लिखो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये लिखो, इसमें लिखो अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। वह थल सेना,
नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, ये थल सेना वाली लाइन अलग लिख लेना, ये प्रावधान अलग है, ये 53 में नहीं है। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट, लेकिन यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अगली हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें लिखो, कूटनीतिक शक्तियों से तात्पर्य विदेशी राज्यों के साथ संबंधों से है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अन्य देशों में अपने राजदूतों, ब्रैकेट में एम्बेसडर्स लिख सकते हैं, कोमा उच्चायुक्तों, हाई कमिश्नर्स तथा कूटनीतिक अधिकारियों, डिप्लोमेट्स की नियुक्ति करता है। मैं पानी पीता हूं, जब तक लिखते रहो। नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों द्वारा भारत में नियुक्त किए गए राजदूतों एवं अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति की ओर से संपन्न किए जाते हैं, लेकिन वे संसद के अनुमोदन के अधीन होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, इसमें लिखो, अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, कराया जाता है, ऐसे लिख सकते। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत कराया जाता है, संसद में प्रस्तुत कराया जाता है, ऐसे लिख लो। आगे लिखो, अनुच्छेद 151(1) के तहत सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक तथा बजट में अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संसद में रखी जाती है। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय यानी खर्च हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष जो बहुत सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कराता है, रखवाता है,
तो वो कौन कौन से रिपोर्ट है, कौन कौन से रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष, हेडिंग भी डाल लो चाहे साथ के साथ लिख लो, इसको लिखो, हेडिंग डालो, राष्ट्रपति संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स प्रस्तुत कराता है। जैसे नंबर 1, बजट को भी लिख लो, नंबर 1 अनुच्छेद 112 के तहत बजट। नंबर 2 सीएजी की रिपोर्ट। नंबर 2 सीएजी की रिपोर्ट। इसके बारे में थोड़ी 2 लाइन लिख लो, इसमें लिखो नोट डाल के, सरकार के वित्तीय खर्च पर निगरानी रखने का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, या महालेखा परीक्षक का है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है तथा राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है, जिस पर संसद के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है तथा संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है, तथा संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है। नंबर 3 लिख लो, अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाई। वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं, वित्त आयोग की अनुशंसाएं लिखो तो ठीक रहेगा। वित्त आयोग की अनुशंसाएं, इससे गलत हो सकता है, कौन सा है देख लेना। नंबर 4 लिखो, अनुच्छेद 323 के तहत यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट या संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। 323 आर्टिकल 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाते हैं। 5वें नंबर पर है जो ये अपन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट है। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 338 के 6ठे खंड में। ये 3 है लगातार, 338 मैं अभी पहले लिख लेता हूं फिर आप लिखना। 338 ए का 6ठा खंड, 338 बी का 6ठा खंड। तो अभी ये लिखो, अनुच्छेद 338 6 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। आगे अनुच्छेद 338 ए 6 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट। और नेक्स्ट अनुच्छेद 338 बी 6 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट है। तो 5, 6, 7 नंबर पे इनको लिख लेना। आगे लिखो केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट, और लास्ट लिखो केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। तो ये राष्ट्रपति की ड्यूटी है, ये समझ लो कि या उनके नाम से ये काम कराया जाता है, उनका काम है। तो ये तो हो गई कुछ रिपोर्ट्स। अब उन विधेयक के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं जो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे विधेयक जिनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक। तो ऐसे विधेयक कौन कौन से, ये भी हेडिंग डाल लो और फिर अपन सीधे सीधे लिखते ही चलेंगे।
या तो ये लिख लो या मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है या ये लाइन लिखो, आप यही लिखो, ये ठीक रहेगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक। नंबर 1, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए कोई विधेयक, आगे पूरी लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं है कि बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी संसद में नहीं लाया जा सकता, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में नामों को बदलने के लिए बदलने वाला कोई विधेयक। नंबर 2, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 1 में प्रावधान है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, अनुदान की मांग। देखो ये ही चीज हम अभी पढ़ रहे थे, तो संसद में, संसद के समक्ष इनकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कराता है। तो यहां पर जो एग्जामिनर है वो ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शन डालता है कि हम केवल ऑप्शन याद रखते हैं, प्रश्न नहीं याद रखते। सभी के साथ ऐसा ही होता है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो बड़े आसानी से उनको कंफ्यूज किया जा सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो बार बार रिवीजन करो, नया कम पढ़ो, पुराना ज्यादा पढ़ो, तो आप सटीक उत्तर दे पाओगे। नहीं तो उनको ये पता है कि इसमें भी ये प्रावधान है, इसमें भी है, ये भी व्यक्ति ने पढ़ रखा होगा, ये भी पढ़ रखा होगा, ये भी ऑप्शन में डाल दो, ये भी डाल दो, तो दोनों आपने पढ़ रखे हैं और कोई एक ऐसा अनजान सा ऑप्शन में डाल दिया जाएगा जो सही है, लेकिन आप उसको, आपने वो पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए आप उसको उस पर टिक करके आ जाओगे कि ये इसमें शामिल नहीं है, या जो भी प्रकृति है प्रश्न की उसके अनुसार आप गलत करके आ जाओगे। तो अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है। एक है भारत की संचित निधि से जो भी खर्च होता है उससे संबंधित कोई भी विधेयक होगा, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा। देखो कोई भी पैसा निकालना है तो विधेयक तो प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, और संचित निधि से संबंधित कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद सदन में, कोई से भी सदन में पेश किया जाएगा। नंबर 5 लिखो, ऐसा विधेयक जो राज्यों के हित में कोई कर या शुल्क लगाता है या उसमें परिवर्तन करता है। ऐसा विधेयक जो राज्यों के हित में कोई कर या शुल्क लगाता है या उसमें परिवर्तन करता है। देखो सामान्यतः इसमें कुछ ऐसे मामले भी मिलेंगे, हम देखते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शायद हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है और देश का, सामान्य व्यक्तियों का तो सीधे तौर पे है ही। वो बात अलग है कि उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भाई लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनको चुनते हैं, तो लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट चुनकर आते हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्यों के उम्मीदवार होते हैं, वो राज्यों की तरफ से चुन के आते हैं। तो जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका प्रतीक भी हम राष्ट्रपति को कह सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा राज्यों के लिए एक सभा है,
है तो केंद्र का एक सदन, हमारी संसद का एक सदन है केंद्रीय विधानमंडल का, लेकिन राज्यों के सदस्य केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य सीधे निर्वाचन क्षेत्र से पूरे देश से चुनकर आते हैं। तो राज्यसभा का संघीय शासन व्यवस्था संबंधित कोई मामला आता है तो भी लगभग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत हो सकती है। भाई जो मामला केंद्र से भी संबंधित है, राज्यों से भी संबंधित है, वो अपने आप संघीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो गया। चलो आगे लिखो 6 नंबर, ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों के उद्देश्यों के लिए परिभाषित कृषि आय अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन करता है। यानी ऐसे कोई भी बदलाव करता है तो सीधी सी बात है, अब कृषि पूरे देश से संबंधित है, तो कृषि राज्यों से संबंधित है, राज्यों से, भाई पूरे देश में खेती होती है, पूरे देश के किसान है, सभी राज्यों से संबंधित है। टैक्स व्यवस्था में कोई भी बदलाव करते हैं तो पूरे देश के नागरिक प्रभावित होते हैं। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। तो इसमें लिखो, ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों के उद्देश्यों के लिए परिभाषित कृषि आय अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट, ऐसा विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को धनराशि वितरित की जाती है या की जा सकती है, दोनों लिख लो, की जाती है या की जा सकती है। तो ऐसा कोई विधेयक है जो राज्यों को, जैसे वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को धन आवंटित किया जाता है। देखो, पूरा टैक्स कलेक्शन होता है पूरे देश का। कुछ टैक्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट राज्यों को ही मिल जाते हैं। बाकी अब जीएसटी हो गया है तो जीएसटी कलेक्शन हो गया, तो जीएसटी में अब राज्यों का भी हिस्सा होता है। पहले भी ऐसे बहुत सारे टैक्स थे जो कुछ राज्यों के होते थे, कुछ केंद्र उसको वसूल करता है और उसका हिस्सा फिर राज्यों को देते हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो राज्य लगाता है, राज्य वसूल करता है, केंद्र सरकार को दे देता है, फिर केंद्र सरकार बांटती है। बहुत सारा ऐसा सिस्टम है। तो उसको तो हम केंद्र राज्य संबंधों में या जो भी कर व्यवस्था है उसमें पढ़ेंगे, तो वो आपसे रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। और पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ केंद्र राज्य संबंधों को, जो भारत की संघीय व्यवस्था को, हमारे 3rd ग्रेड के पेपर में उसको सिलेबस में डाल रखा है, जबकि वो हमारे 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नहीं है। 2nd ग्रेड का सिलेबस एसएस का जो सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटी में वो नहीं है, 1st ग्रेड के भी फर्स्ट पेपर में नहीं है, और 1-2 और हैं जिनमें बस छोटा मोटा उनकी पूरा केंद्र राज्य संबंध नहीं है, केवल संघीय व्यवस्था है। तो ऐसे बड़े टॉपिक को पता नहीं किस आधार पे 3rd ग्रेड परीक्षा में डाल दिया है। खैर, ये सरकार का मामला है, सरकार क्या निर्धारित करती है तो वो अलग बात है। तो 1-2 और भी मामले हैं, बाकी आप इतना ही लिख लो, ये काफ़ी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रहा है मेरे हिसाब से भी। तो आप, बाकी इतना मैं ज़रूर कहूँगा, देखो जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो। मेरा प्रयास ये है कि कोई प्रश्न ना छूटे। तो ऐसी स्थिति जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो मुझसे, तो फिर आप अपने अनुसार पहले उसमें लगे कि जो जो इम्पोर्टेंट है आपको उनको बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लें। बाकी तो पूरा का पूरा रिवीजन करो आप। 1-2 बार भी आपके आंखों के सामने से निकल गया ना तो फिर वो उस समय परीक्षा में याद आ जाएगा। तो समय निकाल के, जल्दबाजी की मेरी कोई रणनीति नहीं होती है, मैं कभी भी ऐसी रणनीति नहीं बनाता। वो बात अलग है कि आप पूछोगे सर अगले 3 महीने में एग्जाम है, अगले 2 महीने में एग्जाम है, तो कैसे करें, तो वो तो सारी बातें बताई जाएगी। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप 2 महीने में एग्जाम निकाल लो, 3 महीने में निकाल लो। कोई निकाले तो अलग बात है, वो अपने एक अद्भुत हो सकता है, कोई अपवाद भी हो सकते हैं, कोई बहुत ब्रिलियंट भी हो सकते हैं।
बाकी साधारणतः इन एग्जामों में समय लगता है। आप जीरो से शुरू करते हो तो आजकल आपका सिलेबस, कंपटीशन इस एक इतना विस्तृत हो गया है, या फिर पढ़ाने की और ऑनलाइन जब से कोचिंग संस्था शुरू हुई है, या ये जब से कोविड आया है तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है अब। तो उस आधार पे भी मेरिट अब ज़्यादा जाने लगी है। पहले ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता था। ऑफलाइन में एक निश्चित आपको एक दायरे में बांध कर रखा जाता था और टीचर बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाने का प्रयास करता था। तो उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। मैं मानता हूं कि ऑफलाइन से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि इस मामले में फिर दूसरा तर्क भी रहता है साथ साथ में कि बढ़ गया है, लेकिन इस मोबाइल ने वहीं की वहीं बनाए रखा है, क्योंकि लोग मोबाइल में इतना टाइम खराब करते हैं, अपना इतना टाइम खराब करते हैं, पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं। तो जो इससे बच गया वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की। और देखो, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरा पूरा प्रयास है आपको पूरा मटेरियल दे दिया जाए। आपको नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसका रिवीजन करो दबा के, कुछ भी बाहर नहीं आएगा इससे। हाँ, तथ्यों की कोई सीमा नहीं है, पहले ही कहता हूँ मैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। बाकी कोई किताब विताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ हमने पढ़ लिया है जिन भी टॉपिक्स को, उन पर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पुराने पेपर्स ज़रूर देखो, पुराने क्वेश्चन देखो। आप किताबें आ रही हैं मार्केट में, उनको देखो, मॉडल पेपर देखो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताबें आ रही हैं, उनमें आप देख सकते हो। थोड़ी सी एक समस्या आती है कोई सा कि ये प्रश्न सही है या गलत है, आपको लगता है कि आंसर गलत दे रखा है। तो जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो फिर आपको अंदाज़ा लगभग लग जाता है कि ये इनकी मिसप्रिंट है, ये इन्होंने गलत लिख रखा है इसमें। बाकी आपको पता चल जाता है। तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इन मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ो, इनको लिखो, जो मैं बार बार लिखवा रहा हूँ आपको डिटेल में, और ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, पुराने पेपर पढ़ लो। ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। बाकी और जो सामान्य रणनीति है, सामान्य रणनीति यही रहती है कि आप एक बार कोचिंग करते हो, सामान्यतः सभी करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब करते हैं, अब ऐसा ट्रेंड हो चुका है। तो जब कर रहे हो तो टीचर की मेहनत का फ़ायदा उठाओ, और टीचर के पढ़े हुए को पहले 100% पढ़ो, उसको 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जितनी बार आपको रिवाइज करना पड़े उसको रिवाइज करो। और फिर आपको लगता है समय है तो कोई भी गाइड खरीद सकते हो, एक गाइड ले लो, वो काफ़ी है। फिर भी समय बचता है तो फिर दूसरी गाइड ले सकते हो। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी चलने चाहिए, पुराने पेपर्स भी चलने चाहिए। और कोई बड़ी रणनीति है नहीं, पढ़ने का समय वो हो जो आपको उचित लगे, जहाँ भी जैसे भी पढ़ सकते हो, बस पढ़ना है जो समय आपको सूट करता है। एक चीज़ मैं फिर कहूँगा यहाँ पर कि बच्चे लगभग शिकायत करते रहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक बात सोच कर देखो, मेरा भी खुद अनुभव है, हमने भी वो गलतियाँ की थी, लेकिन उस गलतियों से उभरे, हमने सुधार किया और सफलता प्राप्त की। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप एक बार अपना आकलन जरूर करो कि आपने कितनी पढ़ाई की है, सिलेक्शन के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत होती है। मैं भी ये गलती करता था, आप भी शायद करते होंगे। आपके पास कोई भी रजिस्टर है, कोई भी किताब है, आगे आप एक बार उसका अध्ययन करो। जो शुरू के उसके चैप्टर हैं, शुरू के 10 20 50 पन्ने हैं, उनका हो सकता है आप 2 की जगह 20 बार रिवीजन कर लो। लास्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी किताब को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये सबसे गंदी आदत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पढ़ो, पूरा पढ़ो उसको। हम करते हैं 10 पन्ने पढ़ लिए, फिर कुछ और पढ़ने लग गए, फिर दोबारा फिर शुरू से पढ़ रहे हैं, और वो एक किताब कोई कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा है, पूरी किताब।
जबकि वास्तविकता ये, कोई भी राइटर है बहुत कुछ किताब में डालते हैं, बहुत कुछ किताब में होता है। मैं कहता हूं कि सिलेक्शन के लगभग सिलेक्शन भी हो जाता है। अगर आप में समझने की शक्ति, तो एक किताब भी सिलेक्शन करा सकती है आराम से। लेकिन कौन पढ़े इतना? और सबके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, वो किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, उसके नोट्स अच्छे हैं, उसके नोट्स अच्छे हैं, आप कलेक्शन करते रहते हो। तो ये आदत को बदल लो। एक चीज को 10 बार पढ़ने की आदत डाल लो, रिवीजन बार बार करो, उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं, बीच में 5 मिनट आपके खराब हो गए। अब एक ऐसा भी मामला हो सकता है कि जो राज्य विधानमंडल है उसमें भी कोई विधेयक आए और राष्ट्रपति की स्वीकृति हो, तो ऐसा भी एक मामला है। देखो, आप लिखो, हेडिंग डालो, ऐसे विधेयक जो राज्य विधानमंडल में केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 304 पढ़ना आप। अनुच्छेद 304 के अनुसार राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, उन विधेयकों को अगर आप राज्यों के विधानमंडल में पेश करते हो तो राज्यपाल का यह कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल पहले उस मामले में राष्ट्रपति की स्वीकृति ले, फिर विधानमंडल को कहे कि हाँ ठीक है, अब कर लो काम। तो यानी ये कह सकते हैं कि राज्यों के साथ या राज्यों के भीतर व्यापार होता है, वाणिज्य या मेल जोल की जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला अगर कोई विधेयक है राज्य का, तो फिर उस मामले में राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। राज्यों के विधानमंडल में भी। तो ये हो गया, ये लिख लिया आपने, राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, अनुच्छेद 304। अब देखो, एक प्रश्न आए, मान लो एक कठिन प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न ये आ जाए, मान लो आपकी परीक्षा में, कि अगर कोई ऐसा विधेयक जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है और उस मामले में उस विषय पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई और उसको संसद में पेश कर दिया, संसद में पास हो गया, दोनों सदनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो क्या वो इस परिस्थिति में वो विधेयक अवैध हो जाएगा कि भाई राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना जरूरी था और अनुमति नहीं ली, तो फिर क्या वो जो अधिनियम बना है वो इनवैलिड, मान्य नहीं होगा क्या? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। आपका ठीक ठाक जो समय आप दे रहे हो तो उसमें मुझे भी कुछ संतुष्टि हो। ईमानदारी से ही देना जवाब, बिल्कुल ईमानदारी से, अपने साथ ईमानदारी बरतो। तो आप इसमें लिखना कि आप क्या सोचते थे कि ऐसी परिस्थिति में वो विधेयक अवैध हो जाएगा या फिर वो मान्य रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर आर्टिकल 255 के बारे में हम देखें कि इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 255 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी लेने की जिन विधेयकों में आवश्यकता होती है, ऐसे मामलों को संविधान में केवल प्रक्रियागत विषय माना गया है। कैसा विषय माना गया है? प्रक्रियागत। प्रक्रियागत विषय है, यानी संसद के किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, यानी दोनों विधेयकों दोनों सदनों से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आता है और राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, तो वह अधिनियम केवल इस कारण से अवैध नहीं हो जाएगा
कि राष्ट्रपति से पहले मंजूरी नहीं ली थी, ये ध्यान रखना। नहीं तो साधारणतः हम यही समझेंगे कि जब जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक थी तो फिर उसको हमने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया तो सीधी सी बात है वो विधेयक अवैध हो जाएगा। लेकिन अवैध नहीं होगा, ये केवल एक प्रक्रिया का विषय है। और सीधी सी बात है, राष्ट्रपति ने पहले मंजूरी की बात थी तो बाद में तो राष्ट्रपति साहब ने उस पर हस्ताक्षर किए ही हैं, तो वो भी एक मंजूरी। अगर समस्या होती तो वो वहां भी रोक सकते हैं उसको। तो बाद में अगर उन्होंने मंजूरी दे दी है तो भी वो विधेयक वैध होगा, अवैध नहीं होगा। तो ये एक लिख लो, नोट डाल के यहां पर लिख लो। अनुच्छेद 255 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता को संविधान में केवल प्रक्रियागत विषय ही माना गया है, केवल प्रक्रियागत विषय ही माना गया है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, संसद के किसी विधेयक को अगर दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है तो वह अधिनियम केवल इस कारण से अवैध नहीं होगा कि राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की या पूर्व मंजूरी नहीं दी। ये ध्यान रखना, इस पर बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट लिख लो यहीं पर। अब कुछ और दो चार तथ्य देख लेते हैं। देखो, एक तो लोकसभा और राज्यसभा में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया, और सभापति, हम इनको सभापति चेयरमैन कह देते हैं, या उपसभापति, ये दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति उसी सदन में उसी सदन के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, ये मान लो कि राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अस्थायी अध्यक्षता सौंप सकता है। और इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त हैं तो वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की अस्थायी अध्यक्षता सौंप सकता है। हालांकि इसको जब हम संसद पढ़ेंगे तो ये जो प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तब इस टॉपिक को वहां पर अध्ययन कर लेंगे विस्तार से। अभी ये वही मामला है, लोकसभा का अध्यक्ष वाला ये वही मामला है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी ऐसे होती है, बाकी वहां पर पढ़ेंगे उसको। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति वहां के विकास और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। ये ध्यान रखना, आप सीधा लिख ही लो। आप चलो ये 3-4 लाइन आप लिख लो, समझाने का अब कुछ नहीं है। लिखो, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अस्थायी अध्यक्षता सौंप सकता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अस्थायी अध्यक्षता सौंप सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये नाम लिख लेना, ये लंबा नाम हो गया आजकल, दादरा और
नगर हवेली और दमन और दीव। दमन इसकी राजधानी है और ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली को, दमन और दीव को मिला दिया है, दोनों के बीच में एक और लगा दिया। पहले ही एक और था, एक और लगा दिया। तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। नेक्स्ट, अगर पुडुचेरी की विधानसभा निलंबित या विघटित अवस्था में हो तो वहां के लिए भी नियम बना सकता है। ये राष्ट्रपति की बात है। अगर पुडुचेरी की विधानसभा निलंबित या विघटित अवस्था में हो तो राष्ट्रपति वहां के लिए भी नियम बना सकता है। तो साथियों, ये हमारा आज का लेक्चर था। कुछ चीजें, छोटी छोटी कई चीजों को हमने यहाँ पर विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया, कुछ चीजों को अवॉइड किया। तो राष्ट्रपति का हमारा जो टॉपिक है 2-3-4 लेक्चर के बाद ये समाप्त होने वाला है, फिर अपन प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।